हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके लिए साइंस का मॉडल सेट लाया हूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस मॉडल सेट में जो 80 सवाल मैं दिया हूं, अगर आपने 80 में 80 बना दिया है तो आपका एग्जाम के लिए जो तैयारी जो आप कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। और अगर आपने थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुआ तो मतलब यह है कि आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जी। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने खुद को जांचने का मौका मिलेगा। फिलहाल एग्जाम में आपको 40 सवाल सही बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको 80 में 80 बनाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो आप आराम से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा। खैर कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपने जितना सही बनाया है एकदम ईमानदारी से नीचे कमेंट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताइए किस दर्पण की, विच द फोकल लेंथ ऑफ द विच मिरर इज नेगेटिव। किसका होता है, कौन सा दर्पण होता है जिसकी फोकल लेंथ जो नेगेटिव होता है। तो आपको पता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। लेंस में भी ऐसे ही होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, लेंस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है ना, क्या संबंध है। तो आपको पता है एफ बराबर जो आर होता है ना, जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर बटे 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी। सामान्य दृष्टि के लिए मतलब हो गया कि थोड़ा में ना, मतलब जिसका आंख एकदम सही है, सामान्य नॉर्मल जिसका आंख है उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, है ना जी। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल दूरी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है, यानी कि जो व्हाइट लाइट होता है ना, व्हाइट लाइट, उनमें कौन सा कलर है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो आपने अगर आपने पढ़ा होगा ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म से जो लाइट गुजारिएगा तो इस तरह से लाइट गुजरता है ना। और यहाँ पे सबसे नीचे में आता है वॉलेट, क्या होता है, वायलेट कलर आता है, ठीक है, यानी कि बैगनी कलर आता है। तो बैगनी तो पूरा झुका हुआ है और सबसे ऊपर में रेड आता है ना। तो सबसे कम कौन झुका हुआ है भाई साहब, सबसे कम तो लाल झुका हुआ है, लाल सबसे कम जो लाल झुका हुआ है। और सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ है, देखिए बैगनी जो सबसे नीचे है ना, एकदम झुका हुआ है बैगनी। यहाँ बोला सबसे कम कौन झुका हुआ है, कौन झुकता है, तो लाल तो सबसे ऊपर में है, तो सबसे कम कौन झुकता है, लाल झुकता है। सबसे ज्यादा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है, ठीक है ना। यानी कि मानव के आंख में जो रेटिना पे जो फोटो बनता है वो फोटो जो है किस प्रकार का बनता है। तो आपको पता है मानव के रेटिना पे जो है एक रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है जी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, छठा सवाल। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, क्या कारण है। तो आपको पता है ना, जो स्कैटरिंग होता है, जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, ये ब्लू कलर को ना बहुत ही स्कैटरिंग करता है, यानी कि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, इसीलिए हमको आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए जो कौन सा यहाँ पे मिरर है जिससे जो है इमेज जो है एकदम बड़ा बनता है। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है उसमें बराबर जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा बनता है। अच्छा, यहाँ पे अवतल दर्पण में देखें तो अवतल दर्पण में एक दो कंडीशन में है जो छोटा बनता है, लेकिन सभी कंडीशन में बड़ा ही बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल बोला किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर हमेशा बोलता ना किस दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनता नहीं, कभी छोटा ही बन जाता है। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा ही बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे हमेशा बोलता तो इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बोला किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ जो नजदीक का दिख रहा है, मतलब नजदीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा। अब दूर को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि कौन सा इनमें से एक कौन सा इलेक्ट्रिक
मशीन यहाँ पे है, जो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो क्या इलेक्ट्रिक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक को डिटेक्ट करता है, पहचानता है कि इसमें इस परिपथ में तार में विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है ना, वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा उपस्थित है यहाँ पे कि नहीं है उसको बताता है। आप इलेक्ट्रिशियन लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनोमीटर का, है ना, आपने देखा होगा अभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, मतलब राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल जो है किसने दिया, किसने दिया, तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल जो दिया वो मैक्सवेल ने दिया है जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, हु स्टार्टेड द राइट हैंड थंबनेल, तो क्या हो जाएगा, मैक्सवेल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि पोटेंशियल एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब तक तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा, थोड़ा सा एक अलग सवाल था, खैर कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता सवाल है निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में आप जब जोड़ोगे ना, यानी कि सीरीज में जोड़ोगे R1 + R2 + R3, तो ये अक्सर जो है ना बढ़ते जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा होता नहीं, पैरेलल में 1/R1 1/R2 1/R3 करके ऐड करते हैं, तो वहाँ तो वैल्यू घट जाएगा ना। तो प्रतिरोध बोलता बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा किसमें, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति, चुंबकीय बल रेखा जो होता है यानी कि मैग्नेटिक लाइन होता है ना, उसकी नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आपको मैं बता दूं उसकी प्रकृति जो होती है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखा आपने पढ़ा होगा, चुंबकीय एक चुंबक है साउथ से नॉर्थ ऐसे जा रहा है ना, इधर से चुंबक जा, तो ये जो रेखाएं हैं ना, ये जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। ओके, आगे सवाल यहाँ पे आपके सामने है 14 नंबर सवाल, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आपको मैं बता दूं 1 किलोवाट घंटा जो है 36 लाख जूल के बराबर होता है। देखिए अब इसी 36 लाख जूल को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे एक, अगर हम 3.6 कर देते हैं और 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 जीरो है, तो एक पॉइंट बैठाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि रिन्यूएबल, जिसको हम नया कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जी। देखिए नाभिकीय ऊर्जा को एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर खत्म हो जाएगा, है ना, फिर हमको उसके लिए करना पड़ेगा। तो कोयला का एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी है, इसको हम बार बार न्यू कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बार बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी हो गया। नेक्स्ट है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी मतलब डायवर्जिंग, फैलाने वाला, है ना जी, डायवर्जिंग करता है जी, फैलाता है मतलब फैलाता है। देखिए मैंने बताया था दर्पण में एक था मिरर, तो मिरर में भी आता है सवाल, इसको भी याद कीजिए। एक मिरर में क्या था, कॉनकेव मिरर था, है ना, अवतल दर्पण था जी। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं किसमें, भट्टी में, प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठा मतलब कन्वर्जिंग करने के लिए, है ना, कन्वर्ज मतलब जमा करना, तो कन्वर्जिंग करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, और दर्पण लेंस जस्ट उल्टा होता है। तो दर्पण में अवतल है जो अभिसारी करता है, और लेंस में क्या होगा, अवतल क्या करेगा, अपसारी करेगा, ठीक है ना। अभिसारी कौन करेगा, दर्पण में अवतल करेगा, और अपसारी कौन करेगा, लेंस में अवतल लेंस करेगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप बात क्लियर हो गई है कि जो उत्तल दर्पण होगा, जो उत्तल दर्पण होगा वो क्या करेगा, अपसारी करेगा, और जो उत्तल लेंस होगा वो अभिसारी करेगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, चूंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों का, तो यहाँ पे ध्यान देना है। कौन सा प्राइमरी कलर है, आपको पता है प्राइमरी कलर, लाल, नीला, हरा, ये तीनों जो है ना, तीनों जो है प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है ना। नेत्र का रंगीन भाग आंख का जो है क्या बोलते हैं, कलर जो भाग होता है, जो आंख का होता है ब्राउन, रेड, किसी का ब्राउन दिखेगा, किसी का ब्लैक दिखेगा, किसी का भूरा कलर होता है, किसी का लाल कलर होता है, किसी का ग्रीन होता है, वो आयरिस का कमाल होता है जी, ठीक है ना। आयरिस जिसको परितारिका कहते हैं जी, हिंदी में परितारिका, इसी में कलर सबका चेंज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट 1 हॉर्स पावर, 1 HP किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है बाबू, वो होता है 746 वाट,
ठीक है ना, 746 वाट के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो खैर यहाँ पे कन्वर्ट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है विशालक शीशा, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, विशालक शीशा। अब देखिए यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास तो मैंने पढ़ा नहीं सर कभी सर। देखिए कुछ भी नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, आपने स्टोमन बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, छोटा सा रहता है, यहाँ पे लंबा सा, और इससे क्या करते हैं हम, छोटा छोटा जो अक्षर लिखा है उसको बड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी वही लेंस इस्तेमाल होता है जो इसमें होता है, जो ग्लास में होता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस होता है उतना ही लेंस होता है, और मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है जिसे मैग्नीफाई करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। किताबों में अक्सर बहुत लोग पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ें रहता है उसको बड़ा करके पढ़ते हैं, तो उसमें जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, सवाल समझ में आ रहा है आप लोग को। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण क्या होता है, मतलब ये तार है, इस यहाँ पे हम स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होने लगा, बिजली बहने लगा। तो जो बिजली जो फ्लो हो रहा वो क्या फ्लो हो रहा, तो एक्चुअली उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है बहने लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमको करंट लगता है, बिजली मिल जाता है, लाइट जलता है, बल्ब जलता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एम्पियर घंटा मात्रक। देखिए सवाल ना कैसे घुमा के पूछता है, और बंदा थोड़ा सा अगर डीपली नहीं पढ़ेगा ना, थोड़ा सा अंदर जाके नहीं पढ़ेगा तो उसको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि सवाल इतना ऐसे पूछता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर, क्या फार्मूला होता है, आई टी, Q बराबर आई टी, है ना, मतलब आवेश बराबर आई टी। आई क्या है, ये आई तो धारा है ना, आई तो विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, अरे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और टाइम का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे घंटा बोला तो घंटा में नापेंगे तो घंटा भी हो सकता है, ठीक है ना। आवर बोले तो आवर भी हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये एक आवेश का मात्रक है। यहाँ पे घंटक जहाँ पे आपका सेकेंड भी बोल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड भी बोला जा सकता है, एम्पियर मिनट भी बोला जा सकता है। तो सब किसका है मात्रक यार भाई, आई क्यू किसका है, आवेश का है, यानी कि चार्ज का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा वाट मात्रक वाट के बराबर है। देखिए भाई फिजिक्स का बहुत गजब का सवाल, तो देख रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिक टाइप का जो सवाल है ना, वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन में डालता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा जोर देना, ठीक है ना। वाट, देखो पावर का फॉर्मूला तो होता है P बराबर W बाई टी। यहाँ पे पावर है, P फॉर पावर, W फॉर वर्क, T फॉर टाइम। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मात्रक के रूप में दिया हुआ ऑप्शन है मात्रक। तो P का मात्रक क्या होता है, अरे भाई मतलब P पावर, पावर का मात्रक वाट होता है। और यहाँ कार्य, यहाँ क्या है W वर्क कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अब देखो जूल प्रति सेकेंड कहाँ पे दिख रहा है, जूल प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन नहीं है, प्रति सेकंड है ना। ऑप्शन क्या जगह ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे सवाल है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ये तो एकदम बहुआ वाला सवाल आ गया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है, और वाट जो है पावर का मात्रक होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे ऑप्शन ए। तो मात्रक से एक सवाल कंफर्म है, आएगा ही आएगा, तो बच्चा वाला सवाल तो बना ही लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस यानी कि रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपने पढ़ा है शरीर में भोजन का पचना जो है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ा है, और उष्माक्षेपी को यहाँ पे उपचयन बोला। देखिए ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, है ना, ऑक्सीकरण भी ऑप्शन दे सकता है, उष्माक्षेपी दे सकता है, ठीक है ना। तो तीनों सेम भाई बहन आपस में है। शरीर में भोजन का पचना जो है कौन सी विक्रिया है, उष्माक्षेपी यानी कि उपचयन। ओके चलिए, बहुत मजेदार का सवाल दिख रहा है। तो बच्चे अगर आपने इसको बना लिया ना तो खैर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज सवाल एकदम गुड क्या होता है, क्रीम सवाल है। कली चूना पर जब पानी डाला जाता तो अभिक्रिया होती है। अब देखो कली चूना क्या होता है भाई, कली चूना क्या होता है, कली चूना वो है CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठोस ढिक्का जो चूना होता है ना, एकदम ढिक्का जो रहता है वो है। उस पर जब पानी डालिएगा तो देखिएगा एकदम बुलबुला छोड़ेगा, एकदम हीट हो जाएगा। तो हीट होगा क्या होगा, गैस निकलेगा। और जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना, उष्माक्षेपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो अब इसी से देखिए एक सवाल दे दिया है यहाँ पे, चलिए पहले इसको देखते हैं। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो यहाँ पे देखिए
सब ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये तो ऐसे ही जान रहे हैं कि कॉपर यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो ना Hg क्या है, पारा है, ये तो नीचे है, ये भी नीचे है और ये भी सबसे नीचे यहाँ पे गोल्ड है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जो है कॉपर ज़्यादा विक्रियशील है। ऐसे तो पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा विक्रियशील तत्व माना जाता है पोटेशियम। ओके, याद रखिएगा, ये भी सवाल कभी कभी पूछता है। देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है भाई साहब, चूना जल वही जब CaO में जब हमने H2O मिला दिया है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिला दिया तो यहाँ पर हो गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, यही इसी को बोलते हैं चूना जल। ऑप्शन नंबर डी है ना, इस तरह से पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को क्या करता है, नीला करता है, तो उसका pH मान क्या होगा। देखो जो विलयन लाल को नीला करता है उसको क्षार कहते हैं, वो विलयन क्या होगा, क्षार यानी कि अल्कली बोला जाता है, और उसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा मतलब देखिए 11 भी तो 7 से ज़्यादा है, 10 भी 7 से ज़्यादा है, मतलब A और B दोनों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नीला को लाल करेगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है ना। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, एल्काइन ग्रुप पढ़े होगा आप। एल्काइन देखिए, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, और एल्केन में क्या होता है बाबू, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड होता है। ये तीनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है भाई साहब, ग्लूकोज का सूत्र ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये देखिए क्या है, ये है ग्लूकोज का सूत्र है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल होता है ना, उच्च वसीय अम्ल लंबी श्रेणी वाले जो अम्ल है उसके सोडियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो अगर आपने डीपली पढ़ा होगा केमिस्ट्री ये वाला सवाल, ये वाला लेसन नंबर 5, तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। उच्च वसीय अम्ल साबुन और अपमार्जक में जो डिफरेंट है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है, तो वहां से आपको ऑब्जेक्टिव निकल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव पे अगर ज़्यादा फोकस करते हो ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बहुत सारा क्लियर हो जाएगा जी। CHO देखिए, CHO ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पता है CHO एल्डिहाइड का है ना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है ना, एल्कोहल का OH होता है जी, ठीक है ना। और कीटोन का क्या होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। CHO किसका है, एल्डिहाइड का। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने में तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा। परमाणु त्रिज्या, अब देखो परमाणु त्रिज्या आकार पे डिपेंड है, आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, जानते हैं ना। जैसे छोटी सी कोई वृत्त है, ये इतने बड़ा वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी छोटा रहेगा, इतना बड़ा वृत्त कर देंगे तो त्रिज्या का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आकार छोटा तो त्रिज्या छोटा, आकार बड़ा तो त्रिज्या बड़ा, ठीक है ना। मतलब की है कि बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार क्या होगा, तो बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार घट जाएगा, ठीक है ना। इस बात को एकदम याद रखना आप लोगों को कि अगर बाएं से दाएं जाते हैं, ओके, बाएं से दाएं अगर आप जाते हैं तो इसका आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाएं से दाएं जाएगा तो हाँ आकार घट जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा, कौन अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अधातु जो क्या बोलते हैं उसको यार, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से आपने याद किया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अगर आपने याद किया हो तो बहुत आसानी से बना पाए। देखिए फ्लोरीन अधातु है, लेकिन उससे पहले इस सब देखो, इस सब के सब अधातु है। आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस ऑप्शन में हाइड्रोजन भी नहीं है, इस ऑप्शन में हीलियम भी नहीं, लिथियम है। तो भाई लिथियम से ही शुरू करेंगे ना, जो पहले नंबर पे 3 नंबर पे आ रहा है वो कम अधातु वाला हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अधातुओं का गुण जो है बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन से, तीनों फ्लोरीन से शुरू, और तीनों में से कौन होगा, ये कौन है, ABC कौन है, B वाला होगा। लिथियम है, फिर बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, परमाणु संख्या बढ़ रहा, अधातु का गुण बढ़ रहा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिलिकॉन क्या है, तो आपको पता है सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है उपधातु है, मेटोलाइड है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। अब इसको देखो, यहाँ पे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, धनात्मक तत्व या ऋणात्मक तत्व। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनात्मक कहलाता है। जैसे देखिए सोडियम,
सोडियम का क्या होता है 2 8 1 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक को त्याग देगा ना, ये एक को त्याग देगा, तो एक को त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत धनात्मक तत्व बन जाएगा। कॉपर कार्बन ऐसा करता नहीं है। क्लोरीन तो ग्रहण करता है ना, क्लोरीन के क्या होता है 2 8 7 होता है, तो एक तो ग्रहण करेगा तो इसमें -1 बन जाएगा ना, 1 माइनस। फास्फोरस तो ये तो अलग है, फास्फोरस क्या है 15 2 8 5, तो ये तो और 3 ग्रहण करेगा, तो जो ग्रहण करेगा ऋणात्मक होगा, जो त्यागेगा वो क्या होगा धनात्मक होगा। जैसे पोटेशियम देखिए तो 2 8 8 1 होता ना, तो पोटेशियम को जब एक दे देगा, एक तो हटा देगा ना, एक तो त्याग देगा, क्योंकि इसको 8 ही बनना है, तो एक तो त्याग देगा तो त्यागेगा तो क्या होगा पोटेशियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व बन जाएगा। तो ऐसे याद रखें, विद्युत धनात्मक तत्व जो त्यागेगा धनात्मक, जो ग्रहण करेगा ऋणात्मक। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया जी, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध भी बना है, टॉलेस्ट बांध ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है किरोसिन तेल में डुबाकर किसको रखते हैं, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शायद, है ना, नीचे दिख रहा हो। किरोसिन तेल में डुबा किसको रखते हैं, सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और एक आपका है क्या फास्फोरस, इसको जो है पानी में डुबा कर रखते हैं, है ना। फास्फोरस, पीला फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। लाल फास्फोरस को जानते हैं माचिस की तिल्ली में जो होता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनता है, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ। तो अपमार्जक से तीनों चीज बनाया जाता है। ओके, अपमार्जक से, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट यार, देखो डिटर्जेंट हर बच्चा जानता है लेकिन अपमार्जक नहीं जानता है। हाँ, हिंदी वाले भी डिटर्जेंट सब जानता है, अपमार्जक नहीं पता है। डिटर्जेंट नाम सुनते आए, इसलिए थोड़ा इंग्लिश को भी जानना जरूरी है ना, हिंदी के साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी, ताकि कहीं कहीं आपको इंग्लिश भी हेल्प करेगा। सौर सेल में किसका उपयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे सोलर सेल हो गया, किसका, प्लास्टिक का या यूरेनियम का, सिलिकॉन का, प्लेटोनियम का। तो सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं सौर सेल में। जो सौर सेल जो सोलर होता है, जिसको बोलते हैं सोलर, बैटरी चार्ज का होता है जिससे इलेक्ट्रिक आता है, हाँ इसमें जो है ना सिलिकॉन का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, खाना बनाने वाले ईंधन कौन नहीं है, ऑप्शन दिखा दूं मैं, इनमें से कौन जो है खाना बनाने वाला ईंधन नहीं, मतलब जिससे खाना नहीं बनता है। तो बायोगैस से खाना बनता है जी, कोयला से बनता है, एलपीजी से बनता है। सीएनजी से खाना नहीं बनता, सीएनजी से गाड़ियां चलती है जी, वाहन, बड़े बड़े शहरों में आप देखिएगा सीएनजी इस्तेमाल होता है गाड़ी में, है ना। तो सीएनजी से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और जिससे वाहन चलाया जाता है। और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जो हम लोग खाना बनाते हैं बायोगैस से, कोयला से, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये बोलता है क्या, कौन सी अभिक्रिया इनमें से कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर अलग है ना, कॉपर में जाके ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ गया। जब ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन को त्यागेगा तो अवकरण हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। आगे सवाल बोलता है कौन इनमें से संतुलित समीकरण है, पहचानिए। बैलेंस इक्वेशन कौन इनमें से नहीं है, कौन इनमें से बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अब देखना पड़ेगा किसमें, सब दोनों तरफ देखना पड़ेगा, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, देखिए क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 2 है। ये जो 2 है ना, हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है, तो ये तो है। अच्छा यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नीचे तो 2 लिखा हो ना, वो ऑक्सीजन है। और ये जो बाहर में जो 2 लिखा रहता है समझ लो इसके लिए भी है। अरे मैथ में कैसे तुम लोग पढ़ाए से x+4, तो ये जो 2 है ना, 2x से भी गुना होगा, 2 4 से भी गुना होगा। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे देखो 2 जो है ना, ये पोटेशियम के लिए भी 2 है, क्लोरीन के लिए भी 2 है, और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 3 पहले से है, तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखते हैं हम, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है ना, होल 2 मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो 1 ही पीस नाइट्रोजन है। तो ये तो परमाणु संख्या बराबर नहीं हुआ ना। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 6 पीस है, 3 दूना 6, और यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है वो क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलता है कौन उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है ना। और क्षार विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, और जो अम्ल होता है उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। याद रखेंगे इस बात को, सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप तुम लोग रट ही जाओ, है ना, मतलब इसको इतना बार बनाए तुम लोग याद हो जाएगा। दुर्बल अम्ल कौन है, यानी कि वीक एसिड, है ना, कमजोर एसिड जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये है
स्ट्रॉन्ग एसिड है जी, स्ट्रॉन्ग परबल है ना, ये परबल अम्ल है, एकदम याद कर लो। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ही है दुर्बल अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल जो है, ये ऑप्शन क्या है, सी नंबर जो होगा वो दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट, किसका है, इसका है, देखिए क्रायोलाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये किसका है, एल्यूमिनियम का है जी, है ना जी। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम एल्यूमिनियम का है। मैग्नीशियम का एक अयस्क का नाम बताता हूँ, डोलोमाइट, डोलोमाइट याद कर लीजिएगा, डोलोमाइट। लोहा को तो जानते हैं ना, हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है लोहा का, हेमेटाइट, सीडेटाइट। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो भाई साहब पोटेशियम की परमाणु संख्या पता है आपको, 19 होता है ना, अभी मैंने बताया था 2 8 8 1, तो इससे भी पता कर सकते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम का तो 20 होता है, तो 19 किसका हो गया, पोटेशियम का हो गया। मजा आ रहा है तुम लोग को पढ़ने में, नीचे कमेंट करना। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। सवाल तो एकदम धाकड़ धाकड़ सवाल दिया भाई, इसमें जो बंदा पार हो गया ना इस वीडियो को, वो हर कोई सवाल बना लेगा, मतलब बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। आईयूपीएसी नाम से 1-2 सवाल आता ही आता है। तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में और मेटल के डंक में, मेटल में और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाता है। एथेनोइक अम्ल ये किसका आईयूपीएसी नाम है, एसिटिक अम्ल का, है ना। एसिटिक अम्ल का जो है आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। तो ये पूछा जा सकता है सवाल में कोई भी। आगे पूछते हैं एथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एथाइल एल्कोहल ठीक एकदम इजी है। एथेन का सूत्र आपको पता है, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, है ना। अब ई जो है ना, H हाइड्रोजन 6 पीस है ना, तो हाइड्रोजन को कर दो 5 पीस, और इसमें जो है एल्कोहल का कार्बोक्सिल समूह जोड़ दो। एल्कोहल में जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप, उसमें जोड़ दो C2H5OH, देखिए जिसमें OH जोड़ देंगे एल्कोहल बन जाएगा। तो सब में OH जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको देखना है ना एथाइल है, एथाइल सेकंड नंबर पे आता है, तो सेकंड नंबर तो यहाँ आ रहा, भाई साहब यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा। और ये देखो, ये वही किया, कुछ नहीं हटाया है, तो बुड़वक है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया ना, तो हाइड्रोजन 6 हो गया इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी एल्काइन कौन है। एल्काइन का फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से बना पाएंगे। कार्बन के दुगुना से 2 कम होता है हाइड्रोजन, कार्बन के दुगुना से हाइड्रोजन क्या होता है, 2 कम होता है। अब देखते हैं कार्बन के दुगुना से 2 कौन कौन। देखिए कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा है ना, कार्बन 1 है, 1 दूना 2, 2 ज़्यादा हो गया। कार्बन से देखिए दुगुना है, ये देखिए कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा है। ये देखिए कार्बन के दुगुना से 2 कम है, कार्बन 2 है, इसका दुगुना कीजिए 4, 4 से 2 कम कितना हो गया 2, तो यही होगा हमारा आंसर। इथाइन इसको बोलते हैं, इथाइन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीनी का सूत्र बताइए फटाफट। चीनी का सूत्र क्या होता है, C6C12H2211। देखिए ये चीनी का सूत्र है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है चीनी का सूत्र। आगे बढ़ते हैं जी, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन होता है। अब देखिए एसिटिलीन आपसे पूछ लिया गया है, मतलब एसिटिलीन, सर एसिटिलीन तो हम पढ़े नहीं है। एक्चुअली एसिटिलीन क्यों दिया है, इसका साधारण नाम क्या है जी, है ना। तो पहले एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम जाना पड़ेगा कि एसिटिलीन किसका आईयूपीएसी नाम, भाई एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम मैं बता दूं, इथाइन। अब आ गया आइन, एल्काइन, है ना जी, एल्काइन में भी पढ़े 3 बॉन्ड होता है। हो गया, कितना आसान सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शरीर के श्वसन के अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग आ गया। श्वसन जो होता है ना, रेस्पिरेशन, जिससे पता चले कि हाँ यार जो बीज होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा कि नहीं छोड़ रहा। तो अंकुरित जो बीज होगा ना, जो गर्मिनेटिंग जो सीड होगा ना, जो अंकुरित बीज होगा, उसी का उपयोग अध्ययन किया जाता है कि ये अंकुरित बीज है CO2 गैस ले रहा कि नहीं ले रहा, है ना, क्योंकि बीज से ही तो पौधा बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। जो मानव का जो किडनी है, जो वृक्क है, वो किस सिस्टम का पार्ट है जी। तो आपको पता है वृक्क जो है एक्सक्रेशन करता है जी, मतलब उत्सर्जन करता है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी, वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन काम करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पौधे में जाइलम, कितना बच्चा वाला सवाल, बबुआ वाला सवाल। जा से जाइलम, जा से जल बोले तो पानी। जाइलम का क्या काम है, पानी पहुंचाना, है ना, पानी को एक जगह से दूसरी जगह जड़ से निकाल के पूरा पौधे के पूरा शरीर में पहुंचाना, पानी, है ना। आगे श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बताइए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, छोड़ देते हैं। वही तो बोला जा रहा श्वसन के दौरान। ये जो श्वसन बोला गया ना, ये मानव के बारे में बोला गया, जो जीव है ना, उसके बारे में बोला गया। तो जीव जो है ऑक्सीजन लेता है और CO2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के पकने में को निम्न में से किसका नियंत्रित किया जाता है।
फलों को पकाने में को निम्न में से किससे नियंत्रित करता है, मतलब फल जो पकता है ना उसको कंट्रोल कौन करता है, फल को पकने में मदद कौन करता है, कितना फल पकेगा कितना कम पकेगा, इसके लिए पादप हार्मोन मैंने बताया था एथिलीन, और ये एक गैसीय हार्मोन है। क्या है, गैसीय हार्मोन है। तो ये क्या करता है ना, इथिलीन से पौधों को में जो फल पकता है ना, जैसे आम हो गया कोई भी फल हो गया पकता है इसी की सहायता से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे चारों के चारों जो देख रहे हैं ना, ये चारों जो है पादप हार्मोन है। ओके, आगे है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो ये भी बहुत डीपली दिया हुआ, आप अगर किताब को पढ़ेंगे न्यूरॉन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो आपने पढ़ा है न्यूरॉन, ये जो स्टार टाइप का बना होता है ना स्टार, इसको साइटोन बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला होता है, यही जो है इन्फॉर्मेशन जो है ग्रहण करता है, यहीं से जानकारी हासिल होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है, याद है आपको। और न्यूरॉन ऐसे बना होता है ना, नीचे बना होता है। तो ये जो निकला हुआ शाखित जो यहाँ पे निकला हुआ है ये डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स बोला जाता है। आगे है आपातकाल हार्मोन, है ना। इनमें से आपातकाल हार्मोन कौन है, इमरजेंसी हार्मोन किसको बोला गया। मतलब आपातकाल हार्मोन का मतलब ये हो गया जी कि आप जब दौड़ रहे हो या कुछ एक ऐसे डरावना ख्वाब देख लिया है या डरावना सीन देख लिया जिससे आप डर रहे हो, तो जो डरते हो ना तो इसको इमरजेंसी हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है, और वो कौन है, एड्रेनलिन, है ना, एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इनमें से कौन जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ये हो रहा है जो हम नहीं चाह रहे। अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं, जो हमरे नहीं चाहने पे भी हो जाता है, जैसे उल्टी होना, आप उल्टी अगर होने का रहेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते इसको। दिल का धड़कन धड़कना, ओके, तो नहीं चाह के भी दिल का धड़कन जो है धड़केगा। अत्यधिक लार आना, लार भी होगा, लेकिन चबाना तो अपने पे कंट्रोल है ना, जब चाहेंगे तो चबा सकते हैं, है ना, जब चाहें तो मुंह को बंद रख सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, चबाना, चबाना जो ऐच्छिक क्रिया है। आगे है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यानी कि जो पीरियड होता है ना ह्यूमन में पीरियड, तो उसकी अवधि कितनी होती है। जो माताएं बनती है ना तो अपने गर्भ में बच्चों को कितने दिन तक पाल के रखती है, तो वो है लगभग 9 महीना। तो 9 तिया 27, 9 महीने तो जानते हैं, बोलते हैं ना हमने 9 महीना तो तुमको पाल के रखा पेट में, तो 9 तिया 27 270 दिन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे होता है, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पे 270, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कहीं कहीं 280 भी लिखता है जी, कहीं कहीं 280 भी लिखता है, ठीक है ना। तो 270 यहाँ पे 9 महीना जोड़ा जाए तो 270 दिन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ए ही ज़्यादा सटीक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान, इसको बोलते हैं GAP, गंगा एक्शन प्लान। तो ये हो गया था 1985 में, कहीं कहीं 1986 भी लिखता है, लेकिन याद रखो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, GAP, गंगा एक्शन प्लान, है ना। चलिए आगे सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मतलब इनमें से कौन है जिसमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आगे सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसी के से रिलेट करता है। ओके, तो कौन कौन है, टीबी जो बीमारी होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को खराब करता है। निमोनिया, ये तीनों जो है ना, ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि इसी को इफेक्ट पड़ता है। देखे होंगे आप, निमोनिया होता है सीना धक 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 फेंकता है, टीबी भी होता है तो सीना पे इफेक्ट पड़ता है, श्वसन तंत्र पे मतलब नुकसान पहुंचाता है और उससे संबंधित भी है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकता। तो हम लोग ना बहुत कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं खाना में, जैसे साग सब्जी में जो रेशेदार टाइप का होता है उसको सेल्यूलोज बोला जाता है, जो पच नहीं पाता है ना, जो बॉडी में पच नहीं पाता है, मनुष्य बॉडी में जो वो पच नहीं पाएगा। तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना तो बहुत से सेल्यूलोज भी खाना जरूरी है, क्योंकि अंदर में इसकी सेल्यूलोज रहेगा तब तो अंदर में और बहुत कुछ रहेगा, तो वो जो उसके माध्यम से बाहर निकल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी मांसाहारी जीव जंतु है ना वो सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है आपको पता है, ब्रेन हैमरेज कब होता है, कब ब्रेन हैमरेज होगा, जब आप हाइपर टेंशन हो जाओगे, ज़्यादा जब सोचोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे ना तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना जी। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है,
परजीवी पादप मतलब क्या हुआ, परजीवी, और पादप मतलब पेड़ पौधा। आपने पढ़ा सर पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे जो 100 पोषी होता है जी, अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन एक पौधा है कस्कुटा नाम का पौधा है, ठीक है ना, वो परजीवी है, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो जीव को खाता है, छोटे छोटे कीट को खाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में नहीं आए तो आप कस्कुटा को टाइप करके यूट्यूब में देख सकते हैं, गूगल में कर सकते हैं, आपका तो नेट का जमाना है। आगे बढ़ते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए शरीर में पंप करने का काम किसका है, शरीर में जो रक्त पंप करता है, हृदय से पूरा शरीर में जो पंप करता है, पंप करने का काम जो है निलय का होता है, ठीक है ना। तो एक होता है दायां, एक होता है बायां। जो इधर वाला होता है ना, वो पूरा पंप करके पूरा भेजता है शरीर में, और इधर वाला जो है वो शरीर से रक्त को ले जाकर फेफड़ा को पहुंचाता है, और फेफड़ा से रक्त जो है ये आता है, ये पूरा शरीर को पंप करता है। तो निलय क्या करता है, निलय पंपित करता है, और अलिंद क्या करता है, अलिंद जो है स्टोर करता है, जमा करता है रक्त को। तो ये बात समझे, तो निलय को काम क्या है, पंप करना, यानी कि रक्त को पंपित करना। तो पूरा शरीर को जो पंपित करता है वो निलय के द्वारा होता है। और शरीर से कैसे होगा, हृदय से शुद्ध रक्त लेगा और शरीर को पूरा शरीर के सभी पार्ट में भेजेगा। समझ में आ रहा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, फिर देखिए आ गया, हाइड्रा में अलैंगिक जनन में कौन सी विधि है, मुकुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, दोनों में। जनन संचारित रोग है, मतलब ये हुआ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो मतलब सेक्सुअल टाइप का गलत संबंध बनाने से जो डिजीज होता है। सिफिलिस बीमारी भी होता है जी, गोनोरियो बीमारी भी होता है, एड्स से होता है। अब ये बीमारी होता है क्या है, तो आप सिफिलिस को टाइप करके चेक कर सकते हो कि किस टाइप का बीमारी होता है, ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डोंट वरी, और इससे याद भी रहेगा। तो इस टाइप का आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, जो सबसे बाहरी भाग, फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है जी, उसको क्या कहते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो सेपल बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या हो जाएगा, सेपल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ये सवाल समझ लीजिए। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन होता है, देखिए ए में क्या होता है ना, एक होता है एंटीजन, एंटीजन। तो ए में जो ए ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होता है, और इसका उल्टा बी जो है एंटीबॉडी होता है, बी जो है एंटीबॉडी होता है। तो ए में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बी होता है, और ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है जी। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, मतलब एंटीबॉडी मतलब जिसके इसका उल्टा समझो, पता नहीं, ये एंटीटोड है, मतलब इसको तोड़ने वाला। तो ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा, तो ए जो है एंटीबॉडी होगा, ए क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। और ए बी में जो ए बी एंटीजन होता है, ए बी में ए बी एंटीजन होता है जी, ए बी एंटीजन। तो दोनों एंटीजन जब हो ही रहा है तो एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यानी कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है ना। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, इसमें ना एंटीजन ही नहीं होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं होता है, तो ओ वाला में एंटीजन नहीं होगा। अब जब एंटीजन नहीं होगा तो दोनों एंटीबॉडी होगा, ए बी दोनों जो है एंटीबॉडी होगा, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो सवाल क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो ए में कौन सा होगा, बी होगा, ए में कौन होगा, बी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए में बी एंटीबॉडी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी मान लिया, यहाँ पे एंटीबॉडी है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए। तो बी ए वाला ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी नहीं होता है, और बी वाला ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है ना। और ए बी वाला में तो होगा ही नहीं, और ओ वाला में दोनों होगा, ठीक है ना। आगे सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा, इंसुलिन भी कंट्रोल करता है, तो पता ही है, ग्लूकागन भी कंट्रोल कर, ये दोनों मैच कर रहा। इस सोमैटोस्टैनिन भी करता है, गैस्ट्रिन जो है नहीं करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज में, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल गैस्ट्रिन नहीं करता है। आगे पादप वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन बताइए। तो जो ऑप्शन जिब्रेलिन दिया हुआ है, एड्रेनलिन दिया हुआ है, इंसुलिन दिया हुआ है, और थायरोक्सिन दिया हुआ है, आप बताइए बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, क्या ये तीनों पादप हार्मोन है। यार बच्चा बोलेगा सर ये तो मानव में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो अगर पादप हार्मोन चारों का नाम देता तो कुछ बात बन जाती है ना। तो यहाँ पे जिब्रेलिन एक ही पादप हार्मोन, यहाँ पे उदाहरण भी, ऑप्शन भी एक ही पीस है, तो वही होगा ये आंसर, है ना जी, सिंपल सी बात है, यानी कि जिब्रेलिन आंसर हमारा पास होगा। नेक्स्ट है, हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, अंतः ग्रंथि से, हार्मोन अंतः स्रावित ग्रंथि से, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, और बहिस्रावित ग्रंथि से एंजाइम निकलता है जी, ठीक है, ये दोनों याद रखें, एंजाइम। तो आपका होमवर्क मिलेगा, एक ऐसा ग्लैंड का नाम बताओ, एक ऐसा ग्रंथि का नाम बताओ जो
अंतःस्रावी भी ग्रंथि करता है काम और बहिःस्रावी भी काम करता है, मतलब हार्मोन भी निकलता है उससे और उससे एंजाइम भी निकलता है। इसका आंसर नीचे कमेंट करना तुम लोग, ठीक है ना। बहुत सा तो ऐसे ग्रंथि है जो खाली हार्मोन निकालता है, बहुत ऐसा ग्रंथि जो खाली जो है एंजाइम निकालता है, लेकिन एक ही मानव शरीर में एक ही ग्रंथि है, उसका नाम तुम लोग को कमेंट करना है जिसमें हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथि भी है वो, अब बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। अब तुम लोग का होमवर्क आंसर का इंतजार करेंगे। मनुष्य में मुख्य गुहा कितनी जो लार जुड़ी पाई जाती है, मुख्य गुहा, तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे ना बायोलॉजी में, वो जो मनुष्य में जो मुंह बना हुआ है उसमें जो लार ग्रंथि 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के। ऑप्शन है सी हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है, देखिए एंड्रोजन, एस्ट्रोजन है एंड्रोजन, तो भाई साहब एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है, पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन है, और फीमेल के लिए होता है एस्ट्रोजन, होता है एस्ट्रोजन, है ना, अगर फीमेल बोलेगा तो, लेकिन यहाँ पे एंड्रोजन दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, भाई साहब ये तो आपको पता है, मेंडल ने, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को उपयोग किया था, मटर के पौधे का उपयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर। अब सवाल ये बनता है कि मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, है ना, मटर के पौधे को। अब दो नंबर का सवाल देख लिए फटाफट, प्रकाश का अपवर्तन के नियम याद है आपको, जल और शीशा का अपवर्तनांक इतना होता है, इसमें प्रत्येक की गति की ज्ञात कीजिए, प्रिज्म से होकर प्रकाश अपवर्तन किरण रख कीजिए, जीवाश्म में क्या होता है जी, विद्युत विभव से क्या समझते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताइए, किस चालक का प्रतिरोध किन कारों पर निर्भर करता है, नाभिक के विखंडन। इसको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो एकदम नोट करके याद कीजिए, ठीक है ना। धारावाही चालक में इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसे देखने वाले ऑक्साइड के प्रयोग का वर्णन करना है, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार होते हैं, ठीक करने की क्या उपाय है, आपको पता है इसका, है ना। अब केमिस्ट्री है, संतुलित समीकरण क्या होता है जी, सूचक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, और संचारण क्या है जी, और देखो इसको संतुलित करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सहसंयोजक बंधन क्या है, भस्म में अम्ल, 2 अंतर बताना है। जातीय सजातीय श्रेणी क्या होता है जी, लॉन्ग सवाल, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए, जस्ता के अयस्क का निष्कर्षण बताइए, है ना। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फिर बायोलॉजिक सवाल आ जाएगा, किण्वन क्या है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, पैरामेशियम में भोजन कैसे पहुंचता है जी, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, दीर्घरोम क्या है, और इथिलीन, मैंने इसमें से बहुत सारा ऑप्शन बताया, आंसर बता दिया है। इथिलीन को फल पकने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है, प्रकाशनवर्तन क्या है, समजात अंग में की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, और देखो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक कीजिए, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, और पराग कण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इतना सवाल अगर बनाते हो तो 100 में 100 80 नंबर आपके लिए कंफर्म हो जाता है। फिलहाल मुझे ऑब्जेक्टिव में बताओ कि ऑब्जेक्टिव में आपने कितना बताया है, कितना आपने ऑब्जेक्टिव में सही आंसर किया है, और ये भी मुझे बताओ कि सब्जेक्टिव कितना आंसर आपको याद है। ओके, याद नहीं तो गाइड वाइड में खोजो सवाल और याद करना शुरू कर दो। ओके, और वीडियो को पढ़ने में कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और कमेंट आपके लिए जरूरी है, और लाइक तो मैंने करना भूल गया यार, इस वीडियो को कम से कम आपको 3000 लाइक पर करना, 3000 लाइक प्लीज़। तो आप लोग जितने सारे बंदे देख रहे हो ना, 3000 लाइक कंप्लीट करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं जो और इस तरीके से वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो और मैंने जो सवाल पूछा होमवर्क, उसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, कैसे लगी वीडियो वो भी कमेंट करना है, कितना आपने सही बनाया सब एक ही बार कमेंट करना है, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बब्बा, अपना ख्याल रखना, ओके।